सा कंसीडर करेंगे. फर्स्ट फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिफिनीशन एंड फंक्शन कॉल. तो ये तीन चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है while using function, user defined function in your program. ओके, इतना क्लियर है. अब फंक्शन का सिंटेक्स आपको क्लियर होता है, क्या होता है फंक्शन डिफिनेशन का और फंक्शन कौन सा है, फंक्शन डिफिनेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन. तो फंक्शन डिक्लेरेशन का सबको क्लियर है, क्या होता है सिंटेक्स. आशुतोष यादव, फंक्शन डिक्लेरेशन. आशुतोष, क्या होता है सिंटेक्स फंक्शन डिफिनेशन का. फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन जो भी बोलते हो आप, डिफिनेशन, डिक्लेरेशन और कॉलिंग, तीनों का बता सकते हैं आप. आसिफ मोहम्मद खान, आप बताएंगे. अमान खान, आप बताइए. अमान, ये कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं गूगल क्लासरूम, बार बार इस तरह से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं. मैं नेक्स्ट टाइम से ज्वाइन नहीं कराऊंगा इनको. मोहम्मद आकिब हैं क्या क्लास के? ये समी बताना. हर्ष, मोहम्मद आकिब. हर्ष शर्मा है क्लास में. तो ये बताओ, मोहम्मद आकिब है अपनी क्लास के? नहीं, मोहम्मद आकिब एक नाम है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है ज्वाइन करने के लिए गूगल क्लासरूम. यस सर, अपनी क्लास के. ओके, तो आदित्य आप बताओ क्या होता है फंक्शन डिफिनीशन, फंक्शन कॉलिंग. जल्दी बताओ, फिर मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूं कुछ और. जल्दी करो सर. जो हेडर फाइल के जस्ट नीचे हम फंक्शन डिक्लेरेशन कर. हाँ चलो ठीक है, वहां लिखोगे. वो क्या सिंटेक्स क्या है? जो भी हमें सर कुछ भी, अगर वॉइड फंक्शन ब्रैकेट फिर सेमीकोलन, ये हमारा डिक्लेरेशन होता है. एंड देन अगर हम मेन वाले फंक्शन के अंदर जब इसी फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, तब नीचे जैसे फंक्शन सेमीकोलन एंड देन वो फंक्शन ब्रैकेट्स एंड देन सेमीकोलन, वो फंक्शन कॉलिंग होता है. अच्छा अच्छा अच्छा. फंक्शन कॉलिंग में सिर्फ हम क्या लिखते हैं, फंक्शन नेम और उसके अंदर जो पैरामीटर में पास करना होता है. ठीक है, आर्गुमेंट. जैसे वेरिएबल ए है, ए बी पास कर दिया, या 10 20 पास कर दिया, या 10 पास कर दिया. ये है, हो गया फंक्शन कॉल. फंक्शन कॉल में हम सिर्फ फंक्शन का नेम लिखते हैं और उसके अंदर जो हमें पास करना है ब्रैकेट के अंदर. ठीक है. फंक्शन डिक्लेरेशन और डिफिनेशन लगभग दोनों सेम होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है. उसमें हमें वेरिएबल का नेम देना जरूरी है कि आप किस वेरिएबल में वैल्यू को एक्सेप्ट करोगे. और चलो एक बार मैं लिख देता हूँ दोबारा से. जैसे मैं कोई फंक्शन, हमने सम यूज किया था, कोई फंक्शन सपोज इसका मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पॉइंटर आज. उसका मैं पॉइंटर के बाद आपको डिस्कस करूंगा लाइब्रेरी फंक्शंस. ठीक है, अभी मैं सिर्फ यूजर डिफाइन के बाद सीधा आ रहा हूँ पॉइंटर पे. यूजर डिफाइन एक बार रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा सा. तो यहाँ पे एक मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, आप उसका बताना क्या होगा आउटपुट और कैसे रन करेगा. मैं किसी से पूछ सकता हूँ. ओके, और आपको बताना है कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है, डिफिनेशन क्या है, ये सब कुछ आपको बताना है.
तो सपोज मैं ये लिख रहा हूँ, आप लोग बताना क्या होगा। मैंने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, तो मैंने लिखा int main और इसने वेरिएबल डिक्लेयर किया int a b। नेक्स्ट मैंने लिखा एक यहाँ फंक्शन मैं डिफाइन कर देता हूँ, void sum int means sum is a function which can accept 2 integer value. And what is the return type of this sum function? The return type of sum function is void, means you are not going to return anything. ठीक है, ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। void sum int semicolon. So this is called function। फंक्शन क्या बोलते हैं इसको बताओ? फंक्शन डिक्लेरेशन, not definition. Okay. Next, suppose I write enter the value of a and b. Printf enter the value of a and b. A and b. Then semicolon, scanf, दो वैल्यू हमें स्कैन करनी है, so we have to write 2 times %d, comma %a, comma %b, semicolon। हमें कॉल करना है सम फंक्शन, so I call sum a b. This is called function call. Okay, this is function call, and I can write here. Okay, now we have to define some function somewhere in our program. ये सम फंक्शन हमें भी डिक्लेयर किया है, तो डिफाइन भी कहीं करना पड़ेगा कि वर्क कैसे करेगा, वहां हमें बताना पड़ेगा कि ये सम फंक्शन कैसे करेगा। तो फर्स्ट हम लिखते हैं, जब डिफाइन करते हैं तो फंक्शन ने रिटर्न टाइप void, because we have already declared that our sum function will return nothing, means void means nothing, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको void and then function name sum, तो it takes to input int, तो जो इनपुट यहाँ से कॉल करके आप लाओगे इसको किसी वेरिएबल में स्टोर भी करना पड़ेगा। तो सपोज आई राइट int x int y, ओके int y, तो जो भी वैल्यू कॉल होगी a b की वो किस में स्टोर हो जाएगी, x में, और b की वैल्यू स्टोर हो जाएगी y में। अब यहाँ पे हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं सम int sum। Now if I write sum is equal to a plus b, and then I write printf sum of a and b equal to %d double quotes sum, ठीक है। एंड देन यहाँ पे कुछ रिटर्न करना नहीं, बिकॉज दिस इज वॉइड, तो यहाँ पे हमें रिटर्न नहीं लिखना पड़ेगा यहाँ पे कुछ भी। तो अब ये कैसे वर्क करेगा, इसको आप कंपाइल करोगे और रन करोगे। तो कंपाइल करोगे तो क्या होता है, सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम कहाँ पे कॉल होता है, मेन फंक्शन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है मेन फंक्शन को, ये मेन फंक्शन को इन्होंने कॉल कर दिया। ओके, सो फर्स्ट लाइन इज इंट ए बी, तो मेमोरी में क्या होगा, ए और बी के लिए प्लेस रिजर्व हो जाएगा समवेयर इन योर मेमोरी। अभी एड्रेस कुछ भी हो सकता है बाय डिफॉल्ट, सपोज दिस एड्रेस इज 1020। ओके, दिस इज जस्ट फॉर रिप्रेजेंटिंग, दिस इज नॉट एक्चुअल एड्रेस, इट मे बी एनीथिंग 1090, suppose this address is 1090. So what is the value of A and B right now? Right now value of A, B is some garbage value, okay, because at every bit there is some value 0 or 1 by default। जो भी आपकी मेमोरी होती है उस पे क्या स्टोर होता है, 0 और 1।
ठीक है, जो भी आप हार्ड डिस्क लेते हो या कुछ भी लेते हो, तो उसमें बाय डिफॉल्ट हर एक लोकेशन पे बाय डिफॉल्ट 0 या 1 ही होता है। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट। ओके, तो ये वैल्यू लिखना। नेक्स्ट लाइन इज printf एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये स्क्रीन पे लिख के आ जाएगा, आप एंटर करो, वैल्यू कुछ एंटर करोगे, सपोज 10 एंड 20, एंड देन जैसे ही आप एंटर बटन प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड का, ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। स्कैन है %e ए एंड बी, ए और बी में जो भी वैल्यू आपने एंटर की होगी, सपोज आपने 10 20 एंटर करी ए एंड बी की वैल्यू, so value of a is 10 and value of b is 20 right now, and इसके बाद आपने कॉल किया है sum। मान लो यहाँ पे आपने रिटर्न 0 भी लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेन के अंदर बाय डिफॉल्ट रिटर्न 0 अगर नहीं भी लिखोगे तो एग्जीक्यूट होता है ये। इस कंपाइलर में जो मैं कोड ब्लॉक यूज करता हूँ, किसी किसी में आपको एरर दिखाएगा, बट इसमें लिखना नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आपने लिख दिया रिटर्न 0। तो अभी क्या होगा, ये सम फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो जब तक सम फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक ये लाइन रिटर्न 0 क्या हो जाएगी, हॉल्ट हो जाएगा। ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक। अब ये सम ए बी आपने कॉल कर दिया तो आपका कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, प्रोग्राम कंट्रोल। सो सम ए बी, यू हैव कॉल्ड सम ए बी। तो अब क्या होगा, ये ए की वैल्यू स्टोर हो जाएगी एक्स में एंड बी की वैल्यू क्या हो जाएगी वाई में। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट आपको दिख नहीं रहा है, बट ऐसा होगा कि एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए और वाई इक्वल टू बी। ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक हो गया। जैसे ही आपने सम ए बी कॉल किया तो ये ए वैल्यू आ गई एक्स में और ये बी वैल्यू आ गई वाई में। ठीक है, अब इस ब्रैकेट के अंदर आओगे तो आपने डिक्लेयर किया इंट सम। तो सम एक वेरिएबल है, इसके लिए आपने एक डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल सम। अभी इसमें कुछ गलत वैल्यू होगी, लेट अस सपोज दिस एड्रेस इज 9090। ओके, अभी मैं एड्रेस लिख रहा हूँ क्योंकि अभी एड्रेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी मुझे आगे जब मैं पॉइंटर डिस्कस करूँ। तो सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्या हो गया, नॉट ए प्लस बी, एक्चुअली हमें क्या लिखना चाहिए, ए प्लस बी लिखना सही है क्या? मैं इस चीज डिस्कस कर चुका हूं, ए प्लस बी लिखना सही है क्या? हाँ बताओ। हाँ, और कितने लोग कह रहे हैं ए प्लस बी नहीं लिख सकते? अभी ए प्लस बी लिखेंगे तो क्या होगा? वेरिएबल डिक्लेयर्ड नहीं है। हाँ, ये कहेगा कि जैसे ये फंक्शन है, देखो void sum int x int y। अब इस देखो ये जो फंक्शन है इसके अंदर कहीं ए बी आपने डिक्लेयर किया है? नहीं किया है, तो आप ए और बी का यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ ये ग्लोबल वैल्यू होती, ठीक है, यहाँ कहीं सबसे ऊपर ही होता, यहीं कहीं लाइन आपने डिफाइन कर रखी होती इंट ए बी, तब तो काम चल जाता आपका, बट यहाँ आपने लिखा नहीं है। तो ये फंक्शन कहेगा यू हैव नॉट डिफाइंड डिक्लेयर वेरिएबल ए एंड बी। तो ये एरर आएगा। तो एक्चुअली हमें क्या लिखना चाहिए, x प्लस वाई। ओके, क्योंकि ए की वैल्यू किसमें स्टोर है, x में, और b की वैल्यू किसमें स्टोर है, y में। अब ठीक है, x प्लस वाई क्लियर? यस सर। ठीक है, हमने वो पीडीएफ कहा था मुझे भेजने को, मैंने आपको भेजा नहीं, ये मेरी गलती है। ये जो मैंने बताया था ना, ये वाला स्कोप वाला रूल प्रीवियस क्लास में, तो वो पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा आज क्लास के बाद। तो यहाँ पे लिखा मैंने printf sum of a and b is equal to %d sum। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये क्या प्रिंट कर देगा, जो भी सम की वैल्यू होगी ये स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। तो सम में क्या स्टोर है आपका, 10 प्लस 5, सॉरी 10 प्लस 20, तो यहाँ पे स्टोर हो गया 30। और जो आपने ये डिस्प्ले किया printf sum of a and b is this, ये प्रिंट कर देगा 30, लिख के आएगा सम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 30। अब जैसे ये प्रोग्राम पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट के अंदर, तो आपने कॉल किया था यहाँ पे, तो प्रोग्राम का जो कंट्रोल है अब दोबारा से यहाँ पे आएगा। भले ही आपने कुछ रिटर्न नहीं किया है, बट कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा इस सेमीकोलन के बाद। ठीक है, अब इसके बाद ये लाइन है रिटर्न 0। तो रिटर्न 0 किसको रिटर्न होगा, रिटर्न 0 ऑपरेटिंग सिस्टम को, जिसने इसको कॉल किया था 0 के साथ। तो देन ऑपरेटिंग सिस्टम कंसीडर दैट योर प्रोग्राम कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब कोई एरर नहीं थी, प्रोग्राम आपका कंप्लीटली सक्सेसफुल हो गया। तो ये क्या करेगा, अपनी सिस्टम अपने रिसोर्स को फ्री कर देगा कि अब आपका काम हो गया,
आपका जो प्रोग्राम था वो रन हो गया, तो ये अपना सिस्टम फ्री हो जाएगा विद दिस प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम उसके कंट्रोल में नहीं रहेगा। ओके, सपोज दिस प्रोग्राम इज abc.c। ठीक है, इसमें सबको क्लियर है? ये तो बहुत इजी था। क्लियर? यस सर। इसमें चेंज कर सकता था लेकिन रहने दो, अभी नहीं करता हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि रूल बता बता के तुम लोगों को समझ में आता नहीं है, तो मैं एग्जांपल से ही ज्यादा क्लियर करूंगा। तो मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा वाइड सम ही रहने देता हूँ, वाइड सम या उस इसी में थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, तुम लोगों का फिर समझ नहीं पाते। इंट कॉमा इंट, ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब आप चाहो तो फंक्शन को अगर डिक्लेयर नहीं करना है, ठीक है, फंक्शन को अगर डिक्लेयर नहीं करना है तो क्या करो, सबसे ऊपर ही उस फंक्शन को डिफाइन कर दो। ठीक है, तो void sum मैंने ऐसे लिख दिया, int sum, और यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा अब int xy, यहीं पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। ये क्या है, बोथ क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन और डिफिनेशन दोनों साथ में हो जाएगी। ये क्या है, वेरिएबल सॉरी फंक्शन डिफिनेशन एंड डिक्लेरेशन बोथ। अगर आप सबसे ऊपर ही लिख दो फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डिफिनेशन, यहाँ पे हो गया बोथ, ही हो गया। तो यहाँ पे आपने लिख दिया सम, और सम इज इक्वल टू x प्लस वाई, और यहाँ प्रिंट कर दो, प्रिंट है सम इज इक्वल टू परसेंट d कॉमा सम सेमीकोलन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आप लिख दो इंट मेन या void मेन ब्रैकेट इंट a b, और यहाँ पे आप लिख दो printf enter the value of a and b, close, and then scanf %d double quotes ampersand a ampersand b, and then call function sum, sorry sum ab, okay sum ab, and now print यहाँ पे मान लो एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ मैं, ठीक है, एक वेरिएबल लिख लेता हूँ मैं सम, एक और यहाँ पे अब मैं प्रिंट करूंगा सम, क्या s लिख देता हूँ सिंपल, यहाँ पे भी s लिख दो क्योंकि फंक्शन नेम और वेरिएबल नेम से मुझे हो सकता है एरर दिखाए। ठीक है, तो ये सम ना लिख के मैं s लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी s और यहाँ पे भी s। तो हमने कॉल किया सम ए बी, अब यहाँ मैं प्रिंट कर रहा हूँ printf sum of a and b equal to %d comma sum, and then semicolon, and then bracket close, return 0 bracket close। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन को कहीं पे भी अलग से डिक्लेयर नहीं किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ सबसे ऊपर ही मैंने लिख दिया, तो जब ये यूज हुआ था उससे पहले ही, अगर कोई फंक्शन आप किसी प्रोग्राम में यूज कर रहे हो, अगर उससे पहले ही उसको आपने डिफाइन कर दिया है कहीं पे, ठीक है, तो डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, या आप ये कह सकते हो कि दोनों है, ये फंक्शन डिक्लेरेशन भी है और डिफिनेशन भी, अगर सबसे ऊपर आपने लिख दिया। जैसे जब आप कंपाइल करोगे सबसे पहले, तो यहाँ पे जब ये देखेगा सम ए बी, तो क्योंकि इसके ऊपर ही आपने इसको, एक मिनट वेट करो थोड़ा सा इसमें, यहाँ पे लिखा रिटर्न 0।
अब मुझे समझाएगा कोई क्या होने वाला है इस प्रोग्राम में? अमान खान है आप? कोई भी? आशुतोष यादव? क्या हो गया? सर मेन फंक्शन से शुरू होगा सर, ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, सबसे पहले कुछ भी हो कहीं भी आप मेन को लिख दो प्रोग्राम में, स्टार्ट होगा प्रोग्राम हमेशा मेन से ही, ठीक है? तो थोड़ा सा इस तरह की प्रैक्टिस आप लोग किया करो प्रोग्रामिंग में, ठीक है? घर पे बैठ के जैसे गेम खेलते हो ना, तो इसमें भी कुछ किया करो, घर पे आराम से मत बैठा करो ऑनलाइन है तो नकल कर लूंगा मैं, तो पढ़ना ही नहीं है मुझे, ऐसा मत सोचो, ठीक है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले कॉल कर देगा मेन को, ठीक है? तो आपने यहाँ डिक्लेयर किया है इंट ए बी सम एस, तो यहाँ मेमोरी में एक प्लेस रिजर्व हो जाएगा ए के लिए और एक प्लेस रिजर्व हो जाएगा बी के लिए, ठीक है? माइक ऑफ कर लो अगर किसी को ऑन है, नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ लेना। ए बी, तो मान लो इसका एड्रेस है 1020, इसका एड्रेस है 2020, तो ये आपने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए इंट ए बी, और एक वेरिएबल और डिक्लेयर होगा सम एस, तो इसका मान लो एड्रेस है 4040, तो अभी इन तीनों में क्या होगा? गार्बेज वैल्यू। फिर आपने कहा प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, वैल्यू एंटर करोगे, ठीक है? फिर आपने क्या किया? स्कैन है परसेंट ए बी, जो भी आप वैल्यू एंटर करोगे ए बी में, वो ए और बी में स्टोर हो जाएगी, जो भी आपने कीबोर्ड से एंटर करी होगी। सपोज आपने एंटर किया है 100 और 200, तो इसमें स्टोर हो गया 100 और इसमें स्टोर हो गया 200। अभी सम में इस एस में कुछ भी स्टोर नहीं हुआ, इसका एड्रेस क्या है? 4040। नेक्स्ट आपने कॉल किया सम ए बी, आपने फंक्शन को कॉल कर दिया, ये है आपका फंक्शन, सॉरी ये है फंक्शन आपका सम, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ? जब आपने ये कॉल किया तो ए की वैल्यू स्टोर होगी एक्स में एंड बी की वैल्यू स्टोर हो गई वाई में, ठीक है? राइट? तो अब आपने एक्स और वाई यहाँ पे दो वेरिएबल और आपने डिक्लेयर कर लिए, क्योंकि मैंने बताया था कि वेरिएबल डिक्लेरेशन तीन टाइप से कर सकते थे आप, एक ग्लोबली, एक किसी फंक्शन पैरामीटर के अंदर, आर्गुमेंट के अंदर फंक्शन जब डिफाइन करते हो, और थर्ड था आपका किसी फंक्शन के अंदर। तो आपने यहाँ x को डिक्लेयर कर दिया और y को डिक्लेयर कर दिया, जैसे आपने लिखा ना इंट x इंट y, तो x y दो वेरिएबल डिक्लेयर हो गए, और इसमें वैल्यू क्या आ गए आपके? जो आपने a और b की वैल्यू पास करी थी। तो सपोज a की वैल्यू आपने पास की थी 100 और b की वैल्यू आपने पास करी थी 200, तो सपोज इसका एड्रेस है 3020 और इसका एड्रेस है 3040, ठीक है? तो ये आपने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए इंट x इंट y। इसके अंदर जब आप आए तो फर्स्ट लाइन क्या है? इंट s, ठीक है? अब यहाँ देखो आप एक s यहाँ डिफाइन कर चुके हो, डिक्लेयर कर चुके हो, बट ये वाला इस प्रोग्राम इस फंक्शन के अंदर है, तो ये अलग s, इसके लिए अलग कॉपी बनेगी मेमोरी में, तो यहाँ पे एक अलग s होगा, ठीक है? और इसका मेमोरी लोकेशन इसका 4040 सपोज ये एड्रेस है, तो इसका कुछ और दूसरा ही तो होगा, सेम कॉपी नहीं बन रही है, तो इसका कुछ और एड्रेस होगा। तो लेट अस सपोज द एड्रेस ऑफ s variable which is defined inside some function is 3090, yes 3090, okay. अब क्या हो गया? आपकी दो कॉपी s की बन गई, एक जो कि आपने सम फंक्शन के अंदर डिफाइन करी है और एक जो आपने मेन के अंदर डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है? ये दोनों क्लियर है, दोनों s डिफरेंट है, ये सबको क्लियर है? इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट देयर आर टू कॉपीज ऑफ s इन योर प्रोग्राम, ठीक है? दो कॉपी बन जाएगी s की, दोनों का अलग अलग मेमोरी लोकेशन होगा, ठीक है? तो अब आपने लिखा s इज इक्वल टू x प्लस वाई, s इज इक्वल टू x प्लस वाई, तो ये s कौन सी s एक्सेस हो रही है? यहाँ पे ये वाले में स्टोर होगा, इस वाले s में या s वाले s में? 3090 वाले, हाँ 3090 वाले में। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई लिखा आपने, तो x में 100 है और y में है 200, so 100 प्लस 200 इज इक्वल टू 300, तो यहाँ पे आपका हो गया 300। बट ये जो 4040 वाला है s है, इसमें क्या स्टोर है? अभी देयर इज सम गार्बेज वैल्यू, ठीक है? तो यहाँ भी कुछ क्या अभी आपको पता नहीं है यहाँ पे क्या स्टोर है। फिर आपने लिखा printf sum इज इक्वल टू परसेंट इज सम, तो ये आप इस सम फंक्शन के अंदर इसको सॉरी ये s मुझे लिखना चाहिए s, तो जो आप s को डिस्प्ले करा रहे हो तो कौन सा s डिस्प्ले होगा?
जो इस सम फंक्शन के अंदर आपने डिफाइन कर रखा है, ये वाला G090 जो एड्रेस पे है, ठीक है। तो क्या डिस्प्ले हो जाएगा 300, ओके। तो ये यहाँ पे इसका जो आउटपुट आएगा सम इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिख सकते हो सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू एस, पूरा लिख सकते हो, मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख दिया, सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू दिस। तो ये डिस्प्ले हो जाएगा, एस की वैल्यू 300 करेक्टली डिस्प्ले करेगा ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? ठीक है। तो ये सम फंक्शन आपका कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया। तो जब कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आप कहां पे आओगे, जिसने इसको कॉल किया था, ठीक है, उसके नेक्स्ट जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो अब आपको कंट्रोल, जैसे आपने इसको यहां से देखो, यहां से कॉल किया था इस सम फंक्शन को, तो अब ये जब एग्जीक्यूट हो गया तो ये कहां पे आएगा, नेक्स्ट लाइन कौन सी होगी, इसकी जो नेक्स्ट लाइन है यहाँ पे, इस सम के बाद नेक्स्ट लाइन कौन सी थी, ये printf। तो ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया, कुछ वैल्यू आपने रिटर्न की नहीं है, तो इसमें कुछ स्टोर तो करना नहीं है, आप नेक्स्ट यहाँ पे जाओगे, printf सम ऑफ a एंड b इक्वल टू %d s। अब यहाँ पे कौन सा s आपका एक्सेस होगा, ये वाला 4040 वाला या 3090 वाला? 4040 वाला। हाँ, क्योंकि ये जो s है इस फंक्शन के अंदर आपने डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो ये लोकल जो इसका वेरिएबल, मैंने बोला था लोकल वेरिएबल को हमेशा प्रेफरेंस मिलती है, पहले आप सर्च करोगे लोकल में, अगर लोकल में नहीं होगा तो आप ग्लोबल वैल्यू सर्च करते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s की वैल्यू क्या डिस्प्ले हो जाएगी, अभी इसमें आपको कुछ पता ही नहीं है क्या है वैल्यू, है ना यहाँ पे। तो कोई भी ऐसे ही वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, गार्बेज वैल्यू, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पे कोई गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट, हाँ, अभी मैंने इसमें प्रोग्राम में जो वाइड सम है, मैं रिटर्न कुछ कर सकता था, रिटर्न नहीं किया मैंने, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर, मैं पूछ रहा हूँ सर, जो एस जो हमने सर लोकल वेरिएबल लिया है, हाँ हाँ सर अगर उसे ग्लोबल करा होता, हमने ऊपर ही डिफाइन किया होता। हाँ, तो सब सेम ही कॉपी को एक्सेस करते हैं, अगर कहीं भी चेंज होगा तो पूरा प्रोग्राम में रिफ्लेक्ट होगा। मैं हटा देता हूँ, चलो आप जो कह रहे हो ना, ये एस में हटा देता हूँ यहाँ से भी, ठीक है, गुड क्वेश्चन। चलो ये मैंने यहाँ से हटा दिया, इंट एस दिख रहा है आपको, ये लाइन इंट एस यहाँ से मैंने हटा दिया, यस, ठीक है। और यहाँ से भी मैंने एस को हटा दिया, यहाँ से देख, ठीक है। अब ठीक है, दोनों जगह से हटा दिया, और मैंने यहाँ पे लिखा इंट एस, सबसे ऊपर इंट एस। अब ये क्या होगा, ग्लोबल वेरिएबल। हाँ, अब आप क्या कह रहे हो, गुड। तो सर जो नीचे मेन में जो प्रिंट होगा वो क्या होगा सर, गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी या 300 प्रिंट होगा सर? गार्बेज क्यों होगा, अब तो देखो, अब यहां से देखो, जब आपने ये, मैं दोनों ये एस कट कर देता हूं, ठीक है, ये दोनों एस। अब आपने चूंकि ये रिफाइन कर रखा है ग्लोबल वैल्यू, तो इसकी एक अलग कॉपी बनेगी, एस की एक ही कॉपी अब बनेगी ना, ठीक है। यस सर। और मैंने बोला था जब आप इंट एस लिखते हो ग्लोबल में कोई इंटीजर, तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो 0 स्टोर हो जाती है। जैसे यहाँ कोई, अभी जब मैं कोई लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा था, तो बाय डिफॉल्ट क्या वो वैल्यू आ रही थी, गार्बेज वैल्यू। बट इन केस ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 0, यहाँ पे 0 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। एस में अभी इनिशियली जब आप यहाँ पे कंपाइल करोगे तो इनिशियली एस में क्या स्टोर होगा, 0। क्लियर? डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल इज 0 ऑलवेज। क्लियर? ठीक है, तो इसमें 0 हो जाएगा। अब देखो, जब आपको रन करोगे तो सबसे पहले ये ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करेगा मेन को। तो फर्स्ट लाइन इज इंट ए बी, नो प्रॉब्लम। printf enter the value of a and b, okay, and then you write sum scanf %d ab। तो आपने a और b में क्या स्टोर कर दिया, 100 200 सपोज। फिर आपने लिखा sum a b, ये जो 100 200 है पास कर रहे हो किसको, इस फंक्शन को sum। तो x में स्टोर कर दिया आपने 100 और y में स्टोर कर दिया 200। नेक्स्ट लाइन इज s इज इक्वल टू एस एक्स प्लस वाई। तो ये कौन सा s एक्सेस हो रहा है यहाँ पे, पहले तो ये लोकल में सर्च करेगा कि क्या कोई लोकल में मैंने कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर रखा है, नहीं कर रखा है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे भी इंट s आपने डिक्लेयर कर रखा होता तो किसको प्रेफरेंस मिलती, लोकल वेरिएबल को। इन दैट केस जो लोकल वेरिएबल डिक्लेयर होता है वो वाला s चेंज होता, बट इसमें नहीं मिला,
तो ये कौन सा एस को एक्सेस करेगा? ग्लोबल एस को। जो भी प्रोग्राम में कहीं एस होगा तो उसको एक्सेस कर लेगा। तो एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो 100 प्लस 200 इसमें रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि एक ही कॉपी अब एस की है ना, पहले 2 कॉपी थी। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ स्टोर हो जाएगा 300। ठीक है, अब आप प्रिंट करोगे प्रिंटफ सम इज इक्वल टू %d(s). तो s की वैल्यू क्या है? कहां से सर्च करेगा? ग्लोबल वैल्यू तो सर्च करेगा, लोकल में तो कोई आपने डिक्लेयर कर रखा नहीं है। अगर आपने लोकल में भी सर्च लिख रखा होता तो कौन सा एक्सेस होता? सर लोकल। सो यहाँ पे क्या होगा, तो ये प्रिंट कर देगा 300, और जब ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आप कहां पे आओगे? अब फिर से इस सम के बाद क्या है? printf sum of a and b equal to %d(s). अब क्या यहाँ पे भी s क्या डिस्प्ले होगा? कौन सा s डिस्प्ले होगा? 300 ही यहाँ भी, तो दोनों जगह 300। ठीक है, यहाँ भी 300 और यहाँ भी 300, दोनों जगह सेम वैल्यू प्रिंट हो रही है, क्योंकि अब एक ही कॉपी s की है, पहले 2 कॉपी थी। तो अब क्या होता बताओ? मेन के अंदर भी सपोज आपने s एक डिक्लेयर कर रखा है, तो अब क्या होगा? कोई एरर आएगी क्या? हाँ, नो सर, जो पहले ये लोकल वाला वेरिएबल एक्सेस होगा। हाँ, तो यहाँ पे गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर देगा मेन के अंदर, और ये वाला यहाँ पे आपने डिक्लेयर किया नहीं कोई s, तो ये वाला ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट कर देगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। सर हाँ सर हम a और b को ग्लोबल वेरिएबल ले सकते हैं ना? बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? और सर अगर हमने ले लिया तो सर फंक्शन तो मेन से स्टार्ट होगा। नो प्रॉब्लम। जब आप कंपाइल करते हो ना, तो जो ग्लोबल वेरिएबल होती है ना, कंपाइल टाइम पे ही वेरिएबल जो होता है उसमें वैल्यू स्टोर हो जाती है, मतलब डिक्लेयर हो जाती है, एक तरह से कह सकते हो, एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। अच्छा, आपका क्वेश्चन दोबारा शायद कुछ और कहना चाह रहे हैं, मैं कुछ लिखूं इसमें? क्या कह रहे हो आप? हिंट ए भी में कह रहा हूं, ग्लोबली डिक्लेयर कर दूं, ये कह रहे हो आप? सर मैं कह रहा था अगर ग्लोबली हमने डिक्लेयर ऊपर कर दिया ए और बी को ना, है ना, एक को हम यहाँ एस से वहां पे करते हैं डिक्लेयर, एस कॉमा ए बी कर दिया, ठीक है, यही कह रहे हो आप? और सर जो हमारा फंक्शन होगा वो तो इंट मेन से स्टार्ट होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे तो ए भी डिफाइन है। हाँ, ये क्वेश्चन है, बट क्या होगा जब आप कंपाइल करते हो ना, तो जो ग्लोबल वेरिएबल होती है उसी टाइम पे वो इनिशियलाइज हो जाती है, वैल्यू जीरोस में डिक्लेयर भी होता है और इनिशियलाइज हो जाता है ग्लोबल वेरिएबल ऑलवेज एट ए कंपाइल टाइम। 2 चीजें होती है, एक कंपाइल टाइम और एक रन टाइम। मैं इस पे अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। 2 चीजें होती हैं प्रोग्राम में। एक कंपाइल टाइम पे ही प्रोग्राम में क्या होता है, जो ग्लोबल वेरिएबल होता है वो कंपाइल टाइम पे ही डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है, और कुछ वेरिएबल होते हैं और रन टाइम पे होते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्लोबल होगा वो कंपाइल टाइम पे ही हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो कोई एरर नहीं आएगी, आप ऊपर ही डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये जो मैं कर रहा हूं इसको आप ना प्रोग्राम करके देखना, ठीक है। अभी करना चाहो तो अभी कर लो, करना है अभी मैं वो नहीं बताता हूं आपको, पॉइंटर देख लो, जितने एक्सपेरिमेंट करने हैं कर लो, फिर पूछ लेना, नहीं तो पूछ नहीं पाओगे ना। और कोई फंक्शन में कोई रिटर्न करने में या कुछ और कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको? ठीक है, नहीं आ रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो एक और प्रोग्राम लिख देता हूँ। मान लो मुझे एक प्रोग्राम लिखना है, राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप 2 वैल्यू, ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप 2 वैल्यू। हमें स्वैपिंग का हमने प्रोग्राम लिखा था, हमने क्या लिखा था, मान लो ए और बी है 2 वेरिएबल, ठीक है, मान लो इसका एड्रेस है 1020, इसका एड्रेस है 1030, मान लो इसमें 10 है और इसमें 30 है, ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। तो आफ्टर स्वैपिंग क्या होता था, आफ्टर स्वैपिंग क्या होना चाहिए, ए एड्रेस 1020 एंड बी एड्रेस 1030, वैल्यू क्या जानी चाहिए, यहाँ पे 30, यहाँ पे 10t। तो ये स्वैप का मीनिंग था। क्लियर है सबको?
यस सर। ये हमने स्वैप किया था। आफ्टर स्वैपिंग ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। तो अब इसका आपने प्रोग्राम लिखा था सिंपल। आपने क्या किया था, एक ही मेन के अंदर इसका प्रोग्राम लिख दिया था। बट सपोज नाउ वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन स्वैप फंक्शन। तो हम कैसे कर सकते हैं? तो पहले हम ये करेंगे, फिर आप लोग बताना उसको क्या मैं सही लिख रहा हूँ या गलत या कोई प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली स्वैपिंग का मीनिंग क्या है ये आप समझ गए। सपोज ए और बी वेरिएबल है। सपोज value of a is 10 and value of b is 30 and address of a is 1020 and address of b is 1030. After swapping, address at 1020 value is 30 and value at address 1030 is 10. तो ये आपने एक्चुअली स्वैप कर दिया, इधर की वैल्यू इधर, उधर की वैल्यू इधर। तो ये हो गया आपका स्वैप। तो आप ये कर चुके हो यूजिंग थर्ड वेरिएबल और विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, दोनों तरीके से आप लोग कर चुके हैं, राइट? सही बोल रहा हूँ ना? ये कर चुके हो आप लोग? नहीं किया है? किया है? यस नो कुछ बोलो यार, कराया कि नहीं कराया स्वैपिंग? कराया सर। ओके, तो हो गया आपका। हाँ, अब हम लोग इसका फंक्शन का यूज करके करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा सपोज हैश इंक्लूड। ये मैं थोड़ा लिखता हूँ तो आप समझ जाओ, क्योंकि पेन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है लिखने में। इंक्लूड stdio डॉट एच, stdio डॉट एच। फिर आप लिखते हो, सपोज आपने लिखा एक फंक्शन, तो मैं इस बार क्या करता हूँ, फंक्शन को पहले डिक्लेयर करता हूँ फिर डिफाइन करूंगा, ठीक है? तो डिक्लेयर कर देता हूँ। सपोज मैंने डिक्लेयर कर दिया, मान लो मुझे स्वैप फंक्शन बनाना है दैट रिटर्न नथिंग। सपोज ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, वॉइड स्वैप swap। ठीक है, तो सपोज मैंने लिखा void swap swap, एक फंक्शन है मेरा जिसमें मैं वैल्यू पास करूंगा दो इंटीजर। तो मैंने लिख दिया int कॉमा int। तो दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन। हम मेन यहाँ लिख सकते हैं या डायरेक्टली इसी स्वैप फंक्शन को ही डिफाइन कर सकते हैं। तो चलो मैं पहले मेन लिख देता हूँ, int मेन। ऐसा मत सोचना कि मेन सबसे ऊपर होता है, ऐसा नहीं है। मेन आपको कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में, ठीक है? कहीं भी यूज कर सकते हो। सबसे लास्ट लाइन भी हो सकती है, कहीं बीच में लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो। इसका जब प्रैक्टिस करोगे एरर आएगी तब मुझसे पूछना क्या है प्रॉब्लम। तभी int मेन, इसमें भी वैल्यू पास करी जाती है, लेकिन अभी मैं इसमें आपको नहीं बता रहा हूँ। मेन के अंदर भी वैल्यू पास कर सकते हो, ठीक है? तो जब रन करोगे तो सबसे पहले वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, वो मैं आपको बताऊंगा। जब पॉइंटर कर लोगे उस टाइम पे आपको समझ में आएगा कि मेन में हम वैल्यू कैसे पास करते हैं। तो आप कमांड लाइन आर्गुमेंट से भी वैल्यू पास कर सकते हैं, कमांड से ही कोई वैल्यू मेन प्रोग्राम को अपने, विदाउट रनिंग। जैसे ही स्टार्ट होगा इस मेन को कुछ वैल्यू मिल जाएगी। चलो अभी उस पर डिस्कस नहीं करते हैं। इंट मेन यहाँ पे मैंने खाली छोड़ दिया इसको। फिर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया इंट ए बी, इंट ए बी, ठीक है। और एक वेरिएबल ले लिया टेम्पररी यहाँ लेने की जरूरत है नहीं, छोड़ो जाओ। और मैंने एंटर करा लिया वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो मैंने प्रिंटफ नहीं लिखा, सीधा स्कैनफ लिख रहा हूँ। स्कैनफ %d %d %a %b, comma. Now I call swap ab and then write printf after swapping a equal to %d and b equal to %d, comma ab। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया रिटर्न 0। मेन है, इसके अंदर मैंने लिखा है इंट मेन, तो रिटर्न करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, रिटर्न 0। तो ये फंक्शन क्लोज कर दिया। अब ये स्वैप फंक्शन कहीं पे डिफाइन कर देते हैं, स्वैप वॉइड स्वैप
इसमें हम ये जो a और b की वैल्यू है, ये जो पास कर रहे हो स्वैप ए बी, कॉल होगा यहाँ से इस फंक्शन को, तो इसको कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। तो सपोज मैंने लिखा स्वैप ए बी, यहाँ भी लिख दिया, सॉरी इंट ए इंट बी लिख देता हूँ, इंट ए और इंट बी यहाँ लिख दिया। सपोज इंट एक्स इंट वाई भी लिख सकता हूँ, बट यहाँ जानबूझ के मैंने इंट ए और बी लिखा है क्योंकि आपकी यहाँ पे भी ए बी है और यहाँ पे भी है। फिर मैंने क्या किया, इंट टी लिख दिया, मैंने लिखा टी इक्वल टू ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू टी। स्वैप हो जाएगा ना, सही लिखा है मैंने। फिर मैंने लिखा printf आफ्टर स्वैपिंग a इक्वल टू %d and b इक्वल टू %d डबल कोट्स a कॉमा b सेमीकोलन एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखते हैं प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा। देखो यहाँ पे अब दो कॉपी है आपकी ए और बी की। एक तो आपने मेन के अंदर डिक्लेयर कर रखा है इंट ए बी, और एक आपने स्वैप फंक्शन के अंदर ए और बी डिक्लेयर कर रखा है। तो ये ए वाला ए बी और ये वाला ए बी दोनों डिफरेंट होंगे। ये सबको क्लियर है? दो कॉपी बनेगी ए की और दो कॉपी बनेगी बी की मेमोरी में। क्लियर? ठीक है, ठीक है। जब आप यहाँ पे देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले कॉल करेगा आपको, कॉल करेगा मेन को। ठीक है, प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मेन। ये मेन आए, फर्स्ट हमें डिक्लेयर किया इंट ए बी, ए और बी के लिए मेमोरी में प्लेस रिजर्व हो गया आपका। ठीक है, तो सपोज इसका एड्रेस है 1030 और इसका एड्रेस है 1040, ए और बी। फिर आपने लिखा स्कैन है %d ए बी में आपने कुछ वैल्यू स्टोर कर ली। सपोज यहाँ पे स्टोर कर लिया आपने 10 और यहाँ पे स्टोर कर लिया 10। ये 1020 ही लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा था मैंने 1020 एंड 1030। ठीक है, फिर आपने कॉल किया स्वैप ए बी, ये फंक्शन कॉल हुआ स्वैप फंक्शन। यहाँ पे एक कॉपी और आपकी ए बी की बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी आपने इंट ए इंट बी लिख रखा है, तो एक ये कॉपी और बनेगी ए बी। इस ए बी में क्या वैल्यू स्टोर होगी? ये जो वैल्यू आपने पास करी होगी ए और बी की। ठीक है, 1030। एक्चुअली क्या होगा, ए इक्वल टू ए एंड बी इक्वल टू बी। ए में होगा 10 और बी में होगा 30, तो यहाँ जाएगा 1030। अभी दोनों में ही 1030 है, बट दोनों के एड्रेस क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। सपोज इसका एड्रेस है 5050 और इसका एड्रेस है 5060। ठीक है, ये जो मैं एड्रेस लिखता हूँ जस्ट आपको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसका कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं है, ये कुछ भी एड्रेस हो सकता है। ठीक है, जस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मैं बताता हूँ, कोई भी एड्रेस बाय डिफॉल्ट में सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो 5050 है और ये 5060 पे है। ठीक है, फिर आपने डिक्लेयर किया इंट टी, एक वेरिएबल और आपने डिक्लेयर कर लिया टी। अभी इसमें गार्बेज वैल्यू है। फिर आपने कहा टी इक्वल टू ए, टी में वैल्यू स्टोर कर दिया आपने 10। फिर आपने कहा ए इक्वल टू बी, ए में आपने रख दिया बी की वैल्यू क्या है अभी 30, यहाँ आ गई आपकी वैल्यू 30। फिर आपने लिखा बी इक्वल टू टी, बी इक्वल टू टी, तो बी में क्या वैल्यू आ जाएगी 10। चलो ये तो चेंज हो गया। ठीक है, तो ये वाली लाइन में हटा देता हूँ। एक्चुअली इससे तो सही आ जाएगा क्योंकि ये वाला ए भी तो अलग है। फिर क्या होगा, ये मान लो ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। अब कहां पे आओगे आप? स्वैप ए बी के बाद ये नेक्स्ट लाइन है। ये लाइन मैंने यहां से प्रिंटफ हटा दिया है। ये क्या करेगा, प्रिंटफ आफ्टर स्वैपिंग ए इक्वल टू %d बी इक्वल टू %d ए बी, क्या प्रिंट होगा? 1030 ही होगा। तो क्या स्वैप हुआ? नो सर। ठीक है, तो इस तरह से आप करने से वैल्यू स्वैप नहीं हुई। ठीक है, कि जो आपने स्वैप किया हो तो एड्रेस 5050 और 5060 पे चेंज किया। ठीक है, जबकि चेंज कहाँ लाना था आपको? 1020 और 1030 पे, ये वाली वैल्यू स्वैप करनी थी दोनों की।
बट ये तो स्वैप ही नहीं हुई। तो ये समझ में आ गया कि इस तरह से आप स्वैप नहीं कर सकते वैल्यू को, ठीक है। ये क्लियर हो गया? यस सर। सर ग्लोबल ले लेंगे सर। ग्लोबल ले लेंगे तो हो ही जाएगा, क्या प्रॉब्लम है फिर? तो एक ही कॉपी बनेगी, है ना, तब तो हो ही जाएगा। आप करके देख लेना, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप कर लेना int ab। अब यहाँ पे डिक्लेयर मत करना आप, ठीक है। यहाँ पे ab कर दो, कोई बात नहीं है, तो लोकल वेरिएबल होगा। अब हो जाएगा क्या, आप बताओ? अगर यहाँ ab लिखोगे तो हो जाएगा? हो जाएगा या नहीं होगा, बताओ? कोई बताएगा क्या होगा? यस सर, हो जाएगा। देखो सबसे पहले देखते हैं होगा कि नहीं। मान लो ए बी आपने ग्लोबली डिक्लेयर किया है, तो सपोज ये वाली लाइन तो लेकिन हमें स्वैप करना क्या है, अब ये नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, ग्लोबल वैल्यू को स्वैप करना है, ठीक है। हमें ग्लोबल जो हमने डिक्लेयर कर रखा है ए और बी, ये वाली तो लोकल वेरिएबल हमने यहाँ से कट कर दें, ठीक है। इसकी तो रिक्वायरमेंट है नहीं अब, तो इस वाले में चेंज आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये ग्लोबल वैल्यू है ए बी तो नहीं आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि ये तो लोकल वेरिएबल में चेंज आ जाएगा ना। जब यहाँ करोगे तो ये कौन सी वैल्यू स्वैप हो रही है? लोकल वाली ए बी ना, बोलो। तो यहाँ ऐसे नहीं होगा, ग्लोबल से भी नहीं होगा। ग्लोबल वाले में थोड़ी चेंज आएगा। ये तो आप जब यहाँ पे आप लिखोगे t इक्वल टू ए, तो ये कौन सा ए एक्सेस करेगा? या a इक्वल टू बी, ये जो आपने डिक्लेयर कर रखा है यहाँ इंट ए बी, ये वाला एक्सेस होगा, इसमें चेंज आएगा, ग्लोबल में नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, ग्लोबल से नहीं होगा। हाँ, अगर आप यहाँ पे ए और बी यूज ना करो, ग्लोबल से नहीं होगा। करके देखना, अगर हो जाएगा तो ठीक है, वह सोचने की बात है, ठीक है। और कुछ पूछो, बताओ। आप कॉन्सेप्ट समझ गया हो तो आप कर भी सकते हो। अगर ग्लोबल से कर पाते हो तो कर देना, देखना, ठीक है। ठीक है, फिर इतना आप प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पॉइंटर डिस्कस करता हूँ। ओके सर। हाँ आशुतोष, कुछ पूछना आपको? नो सर, वो सब ओके सर। ओके ओके ओके, ठीक है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, नाउ यू ऑल कैन लीव। नेक्स्ट क्लास हमारी कब है? कल है क्या? तो कल हम लोग पॉइंटर डिस्कस करेंगे। अगर आपको पढ़ के आना तो पढ़ के भी आ जाना पॉइंटर, ठीक है, किसी बुक से।